नमस्कार, शुभ संध्या के साथ मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध कथाकार लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित कहानी का हिंदी रूपांतरण। कहानी का नाम है तीन प्रश्न और हमेशा की तरह वाचन आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है। एक समय की बात है, एक राजा के मन में तीन प्रश्नों ने जन्म लिया। उसने सोचा, यदि ये तीनों प्रश्न हल हो जाएं, तो कभी कोई मन की साध अधूरी न रहे और कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाया करे। पहला प्रश्न तो यह था कि कोई भी कार्य किस समय पर आरंभ किया जाए। दूसरा प्रश्न यह था कि कौन से मनुष्य की बात सही है, जिनकी बात सुनी जाए, और कौन से मनुष्य की बात गलत है, जिनकी बातों को अनसुना कर दिया जाए। तीसरा प्रश्न यह था कि सबसे जरूरी और अहम कार्य कौन सा है। मन में यह विचार उत्पन्न होते ही उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि जो कोई भी इन तीनों प्रश्न का उत्तर देगा, वह व्यक्ति इनाम पाने का हकदार होगा। पहला प्रश्न, हर कार्य का सही समय क्या होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, सबसे आवश्यक इंसान कौन सा है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कैसे पता लगाया जा सकता है। यह ऐलान सुन बड़े बड़े विद्वान पंडित दूर दराज से महाराज के पास पधारे। सभी ने अपना अपना मत रखा, परंतु सभी के उत्तर अलग अलग थे। सर्वप्रथम प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि हर एक कार्य के लिए साल, महीने, दिन का पूर्व से ही एक चिट्ठा तैयार रखना आवश्यक है। उसी में सभी कार्य का समय लिख देना चाहिए। बस फिर एकाएक उसी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उनका मानना था कि सिर्फ इसी प्रकार हर कार्य अपने सही समयानुसार हो सकता है, अन्यथा कदापि नहीं। अन्यों का कहना था कि पूर्व से हर एक कार्य का समय बांध लेना ही मुमकिन नहीं है। वास्तविकता यह है कि बिना इधर उधर की व्यर्थ बातों में उलझे व्यक्ति अपने आसपास का ख्याल रखे और जो आवश्यक तथा उपयोगी हो वही निपटाता चले। कुछ औरों ने बताया कि महाराज, आसपास का चाहे जितना ख्याल रखो, लेकिन हकीकत में एक इंसान सही सही हर कार्य का ठीक समय नहीं ज्ञात कर पाता। इसके लिए समस्त पंडितों की एक सभा होनी चाहिए, जो इसमें महाराज की सहायता क्या करे और प्रत्येक कार्य का उचित समय निर्धारित कर दिया करे। लेकिन इस पर और लोगों ने भी कहा, वाह, कुछ बातें इस प्रकार की नहीं होती जो सभा के समक्ष आए तब कहीं जाकर निर्णय हो। उन बातों पर तुरंत ही निर्णय देना पड़ता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लें कि छोड़ें। लेकिन यह तय करने हेतु पूर्व से कुछ जानकारी का होना आवश्यक है कि किसका क्या फल होने वाला है, और आगे की बात बस ज्योतिषी तंत्र मंत्र जानने वाले जानते हैं। सो हर किसी कार्य का सही मुहूर्त जानने को पूछ कर चलना चाहिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूर्व की भांति सभी ने पृथक पृथक बताया था। कुछ ने उत्तर दिया कि महाराज, आपके लिए सबसे अहम व्यक्ति स्वयं उसके दरबारी हैं। किसी ने कहा कि पुरोहित होंगे सही, किसी ने कहा कि वैद्य सही है। कुछ औरों ने जवाब दिया कि राज्य में सबसे महत्वपूर्ण तो वहां के निवासी होते हैं। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य किस प्रकार जाना जा सकता है, कुछ ने तो उत्तर दिया कि संसार में सबसे अहम वस्तु विज्ञान है। औरों ने भी अपने मत रखे, कहा कि संसार में रण चातुरी यानी रणनीति सबसे बढ़कर बड़ी बात है। कुछ अन्य बोले कि सर्वश्रेष्ठ तो धर्म की पूजा है, उससे तो आगे कुछ भी नहीं। उत्तर सभी के पृथक पृथक थे। सो राजा को किसी भी प्रश्न के उत्तर से संतुष्टि न हुई।
आए हुए सभी व्यक्ति को राजा के नाम से वांछित होना पड़ा। लेकिन राजा को अपने प्रश्नों के ठीक उत्तर पाने की इच्छा अभी भी मन में एकाग्रता समाये हुए थी। सो एक जोगी के पास जाकर उससे प्रश्नों का उत्तर पाने की मनसा ठहराई। वह जोगी अपने ज्ञान ध्यान से काफी दूर दूर तक प्रसिद्धि हासिल कर चुका था। वह जोगी एक घने वन में निवास करता था और अपने स्थान से कभी बाहर न निकलता था। गांव देहात के सीधे साधे लोगों के अलावा वह अन्य किसी से भी संपर्क न करता था। सो उसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर राजा गांव देहात की भांति सीधा साधा वेश धारण कर जोगी की कुटिया की ओर रवाना हुए। साथ में रक्षक सिपाहियों का एक छोटा काफिला भी था। चलते चलते जब उस जोगी की कुटिया समीप आ गई तो उसने उससे पूर्व ही अपने रक्षक सिपाहियों को वहीं रुकने का आदेश दिया और स्वयं घोड़े से उतरकर वह पैदल पैदल अकेला ही कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया के पास पहुंचा तो देखता है कि जोगी कुटिया के आगे जमीन खोद रहा था। राजा को देखकर जोगी ने स्वागत वचन कहे और फिर उसी प्रकार जमीन खोदने में लगा रहा। जोगी शरीर से दुबला पतला और कृश था। जमीन को खोदने के लिए जैसे ही फावड़े को चलाता कि उसकी सांसें बड़ी जोरों से फूलने लगती थी। फलस्वरूप वह हाँफने लगता था। राजा उसके करीब पहुंचा और बोला, हे ज्ञानी जोगी, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। पहला सवाल, ठीक कार्य का ठीक समय मैं किस प्रकार जान सकता हूं? दूसरा सवाल, कौन लोग मेरे लिए सर्वाधिक आवश्यक है और इसलिए किनका औरों से मुझे विशेष ख्याल रखना चाहिए? तीसरा सवाल, कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? जोगी ने महात्मा की बातों को सुना परंतु कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। अपने हाथ की हथेली को थूक से गीला कर पुनः फावड़ा ले जमीन को खोदने में व्यस्त हो गया। महाराज ने कहा, हे ज्ञानी योगी, आप थक गए हैं, कृपया फावड़ा मुझे दे दीजिए। कुछ देर में ही आपकी जगह मैं कार्य को अंजाम दे दूं। अच्छा, कहकर फावड़े को जोगी ने महाराज के सपुर्द किया और स्वयं अलग होता हुआ जमीन पर विराजमान हो सुस्ताने लगा। 2 क्यारी खोद चुकने पर महाराज रुके और उन्होंने अपने प्रश्नों को पुनः दोहराया। जोगी ने उनकी बात सुनकर पूर्व की भांति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की, पर खड़े हो गए और हाथ बढ़ाकर बोले, लाओ, यह फावड़ा मुझे दे दो और तुम आराम करो, मैं खोद लेता हूं। लेकिन महाराज ने फावड़ा नहीं दिया और स्वयं ही खोदने लगे। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीता। इसी तरह सूरज अपनी मंद होती ज्योत्सना की छटा पैरों के पीछे से बिखेरता हुआ स्वयं के छिपने की घोषणा कर रहा था। अंततः महाराज ने फावड़ा जमीन में लगा छोड़ा और कहा, हे ज्ञानी योगी, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया था। यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते तो वैसा कहिए, मैं वापस घर चला जाऊंगा। जोगी ने कहा, देखो, वह कोई दौरा चला रहा है, न जाने कौन है। महाराज ने पलटकर देखा तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति वन से दौरा चला रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को दबा रखा था और वहां से रक्त भलभला कर बह रहा था। महाराज के निकट पहुंचा कि वह धीमी आवाज से कराहता हुआ धरती पर गिरा और बेहोश हो गया। महाराज ने और जोगी ने उस व्यक्ति के ऊपरी लिबास को एक एक करके
उसके तन से अलग किया। उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक बड़ा घाव था। जैसी सुविधा रही, महाराज ने उसके घाव को धोया और जोगी का अंगोछा ले अपना रुमाल फाड़ उसकी पट्टी कर दी। लेकिन रक्त थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। महाराज ने रक्त रंजित पट्टी को फिर खोला और पुनः धोकर पट्टी बांधी। अंततः रक्त का पट्टी पर रिसना बंद हुआ तो तब जाकर व्यक्ति को होश आना प्रारंभ हो गया और उसने धीमे स्वर में कुछ पीने की इच्छा व्यक्त की। महाराज ने ताजा शीतल जल लाकर उसे पिलाया। सूरज ने अपनी आंखें मूंद ली थी और ठंड पड़ने लगी थी। सो जोगी की मदद से महाराज उस घायल व्यक्ति को कुटिया के भीतर ले गए और वहां बिछोने पर लिटा दिया। बिछोने पर पहुंचकर व्यक्ति ने अपनी आंखें मूंद ली और उसे कुछ सुकून पड़ता महसूस हुआ। लेकिन महाराज भी अब थक गए थे। थकान का विशेष कारण उनका लंबा सफर तय करना तथा कुछ काम की भी वजह थी। सो महाराज वहीं दहलीज के पास चौखट का तकिया लगा लेट गए। लेटते ही उन्हें इस प्रकार नींद ने आ घेरा कि उन्हें गर्मियों का एहसास तक न हुआ। रात न जाने कब बीत गई। सुबह होते ही जब महाराज उठे तो कुछ क्षणों तक यह विचार करते रहे कि न जाने मैं कहाँ हूं और यह व्यक्ति कौन है। वह अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति बिछोने पर पड़ा, चमकीली आंखों से निगाह बांधकर उसी की ओर देख रहा था। जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है और उसी की ओर देख रहा है तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, जी मुझे माफ कीजिए। महाराज बोले, भाई मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूं और माफ मैं किस बात के लिए तुम्हें कर सकता हूं। दाढ़ी वाला घायल व्यक्ति बोला, आप मुझे नहीं जानते हैं परंतु मैं आपको जानता हूं। मैं आपका वह शत्रु हूं जिसने आपसे बदला लेने की सौगंध खाई थी। आपने मेरे भाई को फांसी दी थी और जायदाद छीन ली थी। मैं जानता था कि आप यहाँ जोगी के पास अकेले पधारे हैं। मैंने मन में सोचा कि वापस लौटते समय मैं आपका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। इसी कारणवश मैं अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला कि आपका आभार कर सकूं। बाहर निकलने पर आपके सिपाही लोग मिले। उन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। जैसे तैसे उनसे बचकर मैं भाग तो आया, लेकिन यदि आप मेरे घाव पर पट्टी न बांधते तो मैं मर ही जाता। सो देखो, मैंने तो आपको मारने की ठानी और आप ही ने मेरी जान बचाई। अब मैं जीता रहा और आपने चाहा तो जन्म भर गुलाम की भांति आपकी ताबेदारी करूंगा और अपने पुत्र को भी यही शिक्षा दे जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे माफ कर दें। महाराज को उसकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे सहज शत्रु से सुलह ही नहीं हो गई, बल्कि शत्रु की जगह यह व्यक्ति स्वयं मित्र हो गया। सो महाराज ने उसे माफ ही नहीं किया, बल्कि यह कहा कि मैं अभी तुम्हारी देखभाल में अपने आदमी को राजवैद्य भेज देता हूं और जायदाद भी वापस लौटाने का वचन देता हूं। उस घायल व्यक्ति से रुखसत लेकर महाराज बाहर जोगी को देखने आए। जाने से पूर्व एक बार फिर वह जोगी से अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए निवेदन करना चाहते थे। जोगी बाहर जमीन पर घुटने के बल बैठा कल की तरह ही क्यारियों में बीज बो रहे थे। महाराज उसके समीप पहुंचकर बोले, हे ज्ञानी पुरुष, अंतिम बार मैं फिर आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर हेतु प्रार्थना करता हूं। अपनी दुबली पतली टांगों पर
उसी तरह सिकुड़ कर जमीन पर बैठे जोगी ने अपने सम्मुख खड़े महाराज की ओर देखकर कहा, उत्तर तो तुमको मिल गया है भाई। मिल गया है? राजा ने पूछा, लेकिन कैसे? आपका क्या मतलब है? ज्ञानी पुरुष जोगी बोले, देखते नहीं हो, यदि कल तुम मेरी दुर्बलता पर दया नहीं करते और मेरी जगह इस क्यारियों को नहीं खोदने लगते, बल्कि वापस उल्टे अपने रास्ते लौट जाते, तो वह व्यक्ति तुम पर घात कर बैठता कि नहीं? बोलो। और फिर यहां न ठहरने के लिए तुम्हें स्वयं पर पछतावा महसूस होता। सो सबसे आवश्यक समय तुम्हारे लिए था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे, और तब सबसे आवश्यक व्यक्ति तुम्हारे लिए मैं था। और फिर मेरी भलाई करना तुम्हें उस समय सबसे जरूरी काम लगा। इसके उपरांत वह व्यक्ति जब दौड़ा दौड़ा हमारे करीब आकर गिरा, तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम उसकी परिचर्या में जुटे। कारण यह था कि यदि तुम उसका घाव न बांधते, तो हृदय में वह तुम्हारा वैर साथ लिए लिए ही मर जाता। इसी कारणवश उस समय वह तुम्हारे लिए सबसे अहम और जरूरी आदमी था, और जो उसके साथ किया वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इससे याद रखो कि एक समय ही है जो महत्व का है, और वह है हालात का समय। वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही समय है जो हम जीते हैं और हमारे हाथ में होता है। और सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है कि जिसके साथ इस समय हम हैं, लेकिन कौन जानता है कि आगे किसी और अन्य से भेंट हमारी किस्मत में लिखी हुई है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उस व्यक्ति की उस समय की सेवा। कारण यह है कि वही एक कार्य है जिसको व्यक्ति के हाथ देकर उसे यहाँ भेजा गया है। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध कहानीकार लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित कहानी का हिंदी रूपांतरण 3 प्रश्न। कहानी का वाचन आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का था। कहानी अच्छी लगे, वाचन अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपकी सेवा में इसी तरह की और साहित्यिक कहानियां लेकर आता रहूं और आपका साहित्यिक मनोरंजन करता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।